Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के एमसीक्यू शुरू करते हैं। इससे पहले पिछले एमसीक्यू का जो क्वेश्चन का आंसर था उसको हम लोग जान लें। क्वेश्चन था सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें मैचिंग करना है। एक तरफ अवधारणा दिया हुआ है और एक तरफ विद्वानों के नाम दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। समजातीय पारिस्थितिकीय तंत्र, यह किसकी अवधारणा है? समजातीय पारिस्थितिकीय तंत्र, यह पार्क महोदय ने यह अवधारणा दी थी। ए का 4 हमारा बी में है और डी में है, तो यहाँ हमारा ये गलत हो गया। पहले ही 2 ऑप्शन बचे हमारे पास। गांव एवं गणतंत्र की भांति गांव को लघु गणतंत्र कहा है चार्ल्स मेटकॉफ ने। तो बी का आंसर 2, बी का 2 हमारा आंसर निकल गया। डी हमारा आंसर आ रहा है उपनगरीय समूहन। उपनगरीय समूहन की बात पैट्रिक गेट्स करते हैं और दिखावे के लिए उपभोग यह बेबीलोन की अवधारणा है, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ आंसर हमारा निकल के आ गया डी 4213, यह हमारा ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या बन गया? 11 का सही आंसर डी। जिन्होंने सही उत्तर दिया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन कि वो पढ़ रहे हैं और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित अवधारणाओं पर विचार कीजिए। ये जो निम्न अवधारणाएं जो दी हैं उस पर हमें विचार करना है। और क्या कह रहा है? उपरोक्त अवधारणाओं का सही कालक्रम क्या है, ये हमें इसके सीक्वेंस से हमें लगाना है कि कब अवधारणा, कौन सी अवधारणा कब आई थी। तो चलिए देख ले हम लोग। सबसे पहले देखें 5वां नंबर विश्व व्यापारीकरण होगा। व्यापारीकरण होगा, यहाँ व्यापारीकरण वैश्वीकरण से संबंधित है। तो ये निश्चित है कि ये क्या है, सबसे नई अवधारणा होगी, सबसे लास्ट में आएगी। तो 5 नंबर हमारा 1 2 तीनों में आ रहा है, तो अर्थात 1 हमारा यहाँ कट गया ऑप्शन। तो चलिए आगे देखें। गरीबी की संस्कृति, ऑस्कर लेविस ने जो दिया था 5 मैक्सियन फैमिली पे इन्होंने रिसर्च किया था और पॉवर्टी ऑफ कल्चर की जो अवधारणा दी थी उन्होंने 1959 में दी थी। नोट करते जाइएगा, यह आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो 1959 में यह अवधारणा देते हैं गरीबी की संस्कृति, ऑस्कर लेविस महोदय। नगरीयता जीवन शैली के रूप में तो लुईस बिर्थ महोदय ने यह अवधारणा दी थी। इससे संबंधित बहुत सारे हम लोगों ने इससे क्वेश्चन देख लिए हैं। तो यह अवधारणा उन्होंने 1938 में दी थी, लुईस बिर्थ महोदय की। क्षेत्र सिद्धांत पार्क से संबंधित है, जिन्होंने 1915 में यह अवधारणा दिया था। तो और लोक नगरीय निरंतरता, यह किससे संबंधित है? यह रेडफील्ड महोदय से संबंधित है। लिटिल कम्युनिटी की बात करते हैं, यह इनकी लिटिल कम्युनिटी जो बुक आई थी और उससे संबंधित यह 1955 में इसकी बात करते हैं। तो चलिए इसका क्रम आप भी लगा सकते हैं, हम लोग देख लें। तो सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है इसमें? सबसे पहले हमारा आ रहा है 3, 1915। 3 आ गया हमारा, 3 2 जगह हो गया, तो डी हमारा ऑप्शन कट गया। 3 आ गया और 5 मिल गया हमें। 1915 के बाद से आ जाता है हमारा 1938, नगरीयता जीवन शैली के रूप में 2 नंबर पे आ जाता है। और फिर ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, और फिर आता है हमको 3 1955 में आती है कौन सी अवधारणा? लोक नगरीय निरंतरता। तो ये हो गया 3rd नंबर पे। और 4 नंबर पे गरीबी की संस्कृति आती है। लास्ट में हमारा विश्व व्यापारीकरण आता है। तो हमारा सही आंसर मिल गया सी। सही आंसर हमारा क्या होगा, नोट कर लीजिएगा इसे। ये हमारा सीक्वेंस बन गया, सही आंसर सी। फर्स्ट का आंसर हमारा मिल गया सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शहर की परिभाषित करने का सर्वप्रथम मानक क्या है? शहर को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो उसके लिए मानक बताए गए हैं। मैंने इसके पिछले एमसीक्यू में बहुत बार बताया है। इसके 3 मानक बताए गए हैं। तो ऑप्शन पहले देख लें। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आबादी का घनत्व। ऑप्शन बी है गैर कृषि कार्यकलापों में नौकरी का ऊंचा प्रतिशत। ऑप्शन सी ऊंची साक्षरता दर। ऑप्शन डी मलिन बस्तियों की विद्यमानता। तो अगर हम यहाँ देखें तो शहर को परिभाषित करने के लिए सबसे मुख्य रूप से क्या है, 3 बनाए गए हैं कि हमारी जनघनत्व के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे और कृषि से इतर क्रियाकलापों के आधार पे।
तो मुख्य रूप से जो कृषि के छोड़ के जो अन्य कार्य होते हैं उसी के आधार पे शहरों को परिभाषित करने का सबसे प्रमुख कारण माना गया है। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। आबादी का घनत्व भी होता है, लेकिन उससे प्रमुख हमारा ऑप्शन बी सही होगा। उचित साक्षरता दर ये नहीं होता है। मलिन बस्तियों की विद्यमानता यह भी इसका आंसर नहीं होगा। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, समान नृजातीय समुदाय के सदस्यों वाली नगरीय मलिन बस्ती को घेट्टो कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार निम्नलिखित में से किस नृजातीय बस्ती के लिए किया गया था? घेट्टो, इसके बारे में लुईस बिर्थ महोदय ने बताया था और उन्होंने यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि घेट्टो के बारे में जो चर्चा की थी वो किसका अध्ययन करके लुईस बिर्थ महोदय ने घेट्टो की अवधारणा दी थी? ऑप्शन ए है लंदन में एशियन लोगों की बस्ती के लिए, ऑप्शन बी यूरोप में यहूदियों की बस्ती के लिए, ऑप्शन सी लॉस एंजल्स में चीनियों की बस्ती के लिए, ऑप्शन डी यूएसए में इटालियनों की बस्ती के लिए। तो हमारा आंसर होगा यूएसए में इटालियनों की बस्ती के लिए इन्होंने अध्ययन किया और इस पर घेट्टो की अवधारणा दी। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शहरी समुदाय के विकास, विन्यास, भौतिक स्वरूप तथा सामाजिक समूहों के वितरण का स्थानिक अध्ययन कहलाता है। शहरी समुदाय है उसके विकास का जो विन्यास है, भौतिक स्वरूप है और सामाजिक समूहों के वितरण है, इसके अध्ययन को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है शहरी भूगोल, ऑप्शन बी शहरी आकारिकी, ऑप्शन सी शहरी परिस्थितिकी, ऑप्शन डी शहरी संस्कृति विज्ञान। तो यहाँ हम देखें तो इसको हम क्या कहेंगे? शहरी आकारिकी। यह शहर के बारे में बताता है कि उसके भौतिक स्वरूप कैसा है, उसके समूहों में किस तरह के समूह हैं, उसका विन्यास कैसे बना हुआ है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें शहरी आकारिकी के माध्यम से पता चलता है। तो हमारा 4 का आंसर हो गया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लोक समाज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? रेडफील्ड ने लोक समाज के बारे में जो बताया है उसने बताना है कि हमें कौन सा इसमें नहीं है। ऑप्शन ए है वे लघु होती हैं, ऑप्शन बी ये वियुक्त होती हैं, ऑप्शन सी ये विषम होती हैं, ऑप्शन सी वे रूढ़िवादी होती हैं। तो हम रेडफील्ड महोदय ने लघु लोक समाज या लघु समुदाय की 4 विशेषताएं उन्होंने बताई थी। लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। इन्होंने 4 विशेषताएं बताई थी लघु समुदाय की। तो यह लघु होती हैं, वियुक्त होती हैं, रूढ़िवादी होती हैं। कोई भी लघु समुदाय जो है गांव के बारे में कहा जाता है तो वो क्या रूढ़िवादी होती है, विषम नहीं होती हैं। यह समरूपता यहाँ पाया जाता है, हमने देखा ऑप्शन में समरूपता है लेकिन विषम नहीं होती है। तो 5 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ 5 का आंसर हमारा यहाँ बन जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहर विकसित होते हैं, ऑप्शन दिया हुआ संसाधनों का अधिक होता है, और दूसरा है इसमें सम्मिलित समाज व समूह मात्र जीवन पुष्टि के लिए आवश्यक से अधिक संसाधनों पर नियंत्रण कर लेते हैं, और तीसरा है पर्याप्त मानव शक्ति। तो यहाँ पूछ रहा है कि शहर कहाँ विकसित होते हैं। यहाँ कुछ हमें कूट दिए हुए हैं, उन कूट की सहायता से हमें बताना है कि शहर विकसित कहाँ होते हैं। संसाधनों का अधिक होता है, बिल्कुल सही। जहाँ उद्योग धंधे होते हैं, जहाँ संसाधन पर्याप्त मात्रा में होती हैं वहाँ शहरों का विकास होता है। दूसरा कह रहा है कि इसमें सम्मिलित समाज अथवा समूह मात्र जीवन पुष्टि के लिए आवश्यक से अधिक संसाधनों पर नियंत्रण कर ले। शहरों में क्या है कि यहाँ ज्ञान है, शक्ति है, तो इस कारण संसाधनों पे आवश्यकता से अधिक नियंत्रण हम करते हैं, और पर्याप्त मानव शक्ति होती है, शहर में आबादी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन जिसमें होंगे वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 तीनों आ जाते हैं इसमें, तो हमारा डी सही आंसर हो गया। 6 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची की 2 के साथ मिलान कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ हमें मैचिंग करना है। यहाँ कुछ विद्वानों के नाम दिए हुए हैं और उनके नगरों का, उन्होंने किस तरह के नगरों का वर्गीकरण किया है यह हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है हेनरी पिरेन। हेनरी पिरेन किस तरह के नगरों का वर्गीकरण करते हैं? हेनरी पिरेन करते हैं
हाँ, ए का हो जाएगा हमारा यहाँ 4 राजनीतिक, बौद्धिक तथा आर्थिक 3 तरह से नगरों का यह वर्गीकरण करते हैं। तो फर्स्ट का 4, ए का 4 हमारा हो जाएगा। तो ए का 4 हमारे यहाँ 2 जगह मिल रहा है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए और सी दोनों गलत हो गए। अब हमारे बी और डी में हमें सिलेक्ट करना है। B.F. हाउलिस, यह क्या बात करते हैं? B.F. हाउलिस प्रजनक और परजीवी नगर की बात करते हैं। तो बी का आंसर 3 हमारा आंसर मिल गया। सही आंसर हमारा हो गया यहाँ डी। चलिए, रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर क्या करते हैं? नियत विकसित और विषम विकसित नगर में नगरों का विभाजन करते हैं। फिलिप एम हॉसर पूर्व औद्योगिक, औद्योगिक और महानगरीय नगरों में बांटते हैं। तो डी का आंसर यहाँ 1 हो जाएगा। तो 7 का आंसर हमारा मिल गया यहाँ डी। 7 का सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से नगरों से संबंधित कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ है हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें पूछ रहा है। कृषितर क्रियाविधियाँ, व्यापार तथा वाणिज्य, स्वैच्छिक संस्थाएं, हित समूह, आभासी, शहरी, चमक दमक, सामाजिक गतिशीलता, एस्थेटिक, जनसंख्या। तो यहाँ नगरों से संबंधित कौन सा एक युग सुमेलित नहीं, युग पूछ रहा है, किस युग में कौन सा कार्य होता है? कृषि के इतर क्रियाविधियाँ होती हैं, वो व्यापार तथा वाणिज्य होती हैं, कृषि से अलग जो होती है, तो बिल्कुल सही है ये। स्वैच्छिक संस्थाएं, हित समूह होता है, बिल्कुल सही है। आभासी अर्ध प्राथमिक समूह जो होते हैं या आभासी जो होते हैं, जो सिर्फ हमें महसूस होता है, शहरी चमक दमक क्या है, ये आभासी होते हैं, आत्मिक नहीं होते हैं। सामाजिक गतिशीलता और एस्थेटिक जनसंख्या, यह सुमेलित नहीं है। तो हमारा 8 का आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ गतिशीलता है और स्थित एस्थेटिक मतलब स्थिर जनसंख्या है, तो दोनों में कोई मिलान नहीं है। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लेविस मम्फोर्ड ने निम्नलिखित में से किस युग की विशेषता बताने के लिए कंटेनर शब्द का प्रयोग किया है? ए, नव प्रस्तर युग का, बी, पूरा प्रस्तर युग, सी, मध्य प्रस्तर युग, डी, सामंती युग। तो अगर हम देखें तो कंटेनर शब्द का प्रयोग मम्फोर्ड महोदय ने सामंती युग की विशेषता बताने के लिए किया था। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। मम्फोर्ड महोदय शहरों के विकास के आधार पे, शहरों के नगरों का जो विकास है उसके आधार पे उसको 5 भागों में बांटते हैं, कहीं कहीं 6 भागों में भी लिखा होता है। तो उसी और ये सारी बातें वो सामंती युग के अंतर्गत करते हैं। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जनजाति की विशेषता है। जनजाति की क्या विशेषता होती है? ए, सामान्य क्षेत्र, बी, एकता की भावना, सी, राजनीतिक संगठन, डी, उपयुक्त सभी। तो अगर हम जनजाति की देखें तो उनका एक सामान्य क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही है। उनमें एकता की भावना भी होती है और उनका एक राजनीतिक संगठन भी होता है। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी चीज़ें जनजाति की विशेषताएं हैं। तो 10 का आंसर हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कस्बे की विशेषता है। कस्बे की विशेषता ऑप्शन ए है वर्ग एकरूपता, ऑप्शन बी वर्ग विभाजन, ऑप्शन सी वर्ग पराकोटि, ऑप्शन डी वर्ग संघर्ष। बहुत इजी, इसका आंसर आप सभी दे सकते हैं। तो आई थिंक इसका आंसर आप लोग इजीली दे देंगे और उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आंसर देंगे। तो आई थिंक आज का जो वीडियो है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।